हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो आओ बेटा, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। आज हम अपना एक नया पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। जब इन आम बच्चे सुनते हैं ना तो लगता है यार पता नहीं क्या कितना बड़ा टॉपिक होगा ये। रिमेंबर, बट मैं बताना चाहूंगा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और इसका कनेक्शन अपनी पिछली क्लासेस के साथ में है। इन शॉर्ट जिन बच्चों ने नहीं देखी वो क्लास देख लेना बेटा, लेकिन अगर नहीं भी देखा है तब भी ये पार्ट आपको समझ में आएगा कि रीजन इज मैं एकदम बेसिक से इसे स्टार्ट करने वाला हूं, एकदम बेसिक से। मतलब हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो लीजिए गाइस, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इन शॉर्ट ये एक पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आने वाले हैं। चेक एग्जांपल के लिए, कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होती है। सर ये तो बेसिक मीनिंग हमको आते हैं। बेटा बेसिक मीनिंग नहीं है, बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में, बात करेंगे इनकी अलजेब्रिक पोर्शन के बारे में। जानते हो ना कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक पोर्शन वाला पार्ट, और ग्राफिकल वाला पार्ट, वो इसे बनाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वन बाय वन जैसे हम पढ़ते चलेंगे, बस सुनते चलो, समझा मैं अपने आप दूंगा। चलो सर बात करते हैं। तो पहला वर्ड देखो, अब इस चैप्टर के नाम से ही शुरू करेंगे। इस चैप्टर के नाम में ही पूरे कंटेंट छिपे हुए हैं। तो हमारा पहला वर्ड आता है इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, आओ बात करते हैं सूर्यधन से बात को। गाइस एक बात बताओ, नॉर्मली इक्विलिब्रियम वर्ड तो हमने पहले भी सुना था। हाँ सुना, अभी मैं इनका आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी कंडीशन, जब इकोनॉमी, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, एक बैलेंस कंडीशन जहां पर इकोनॉमी क्या बैलेंस रहेगी, स्टेबल रहेगी। मतलब समझ में नहीं आया सर? अब बात बताओ, इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल कंडीशन, इक्वल कंडीशन। तो जवाब दो, जब बात हो रही हो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की, तो क्या हम ओनली डिमांड एंड सप्लाई यूज करेंगे या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यूज करेंगे? एक बेसिक क्वेश्चन मेरा आपसे, बताओ, सोचो, गेस करो। अगर बात हो रही है इकोनॉमी की, तो वहां पर इक्विलिब्रियम में कौन सा कंटेंट आएगा सर? कंटेंट आएगा कौन से वाला? कंटेंट आएगा हमारे पास सर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो नॉर्मली बात आती है बेटा, लिखो, लिखते रहेंगे साथ में, लिखो ए सिचुएशन या दैट सिचुएशन इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम। किसे बोलते हैं? सिचुएशन वेयर या व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब मैंने क्यों बोला था पहले तुमको कि पहली क्लास तुमने पढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर मैंने इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। लेकिन अब मैंने बोला कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बता देता हूं। तो समझते हैं बात ध्यान से गाइस, इक्विलिब्रियम का मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की। आपके पास मैक्रो का पार्ट पढ़ रहे हो और सिंपली आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम बताओ, तो यहां पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा होता। याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब बात कर रहा है इकोनॉमी के बारे में, तो आपकी इक्विलिब्रियम भी कौन सी है? इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि हमारी पूरी इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी, बैलेंस कंडीशन में कब कहलाएगी। तो इसका सीधा आंसर क्या रहता है? इकोनॉमी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। चाहो तो आप डिट्टो जो लाइन मैंने बोली वही आप जो एग्जाम में लिखते हो वो लाइन भी यहां पे लिख सकते हो। लिख दूं? आप स्पेसिफिक लिखते हैं, चलो लिखते हैं, नोट करो, लिखो एन इकोनॉमी, वन बाय वन सबको ब्रेक करूंगा, समझते चलेंगे, नोट करो। एन इकोनॉमी is sad to be in equilibrium, is sad to be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी? sad to be in equilibrium। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी? लिखो इक्विलिब्रियम when, कब बेटा? when the aggregate demand AD is equal to AS। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा तो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके भैया, ये तो वो हो गया हमारा, जो बुक में लैंग्वेज लिखी है हमने वो लिख दी। समझे कैसे? आओ समझाता हूं, सुनना ध्यान से बात को, जवाब देना, वन बाय वन ब्रेक करूंगा। एग्रीगेट डिमांड को आप और किस नाम से जानते हो? जवाब दो, मेरा क्वेश्चन है। एडी और एएस, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? एडी इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड याद आया? ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने पीछे वाला पार्ट रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, ठीक है? ओके, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो एडी का मीनिंग क्या सीखा? एग्रीगेट डिमांड। एएस का मीनिंग क्या पढ़ के आए हो? एग्रीगेट सप्लाई। मैंने कहा ना एकदम बेसिक से चलेंगे, स्टार्टिंग से। अभी मैंने बात करूंगा इनकम के आउटपुट के बारे में बात करने वाला हूं। तो एएस का मतलब क्या था? एग्रीगेट सप्लाई। तो एक बेसिक प्रश्न मुझे आपसे पूछना है, जवाब दो। हमने पढ़ा अपनी क्लास के अंदर, डिमांड का संबंध किसके साथ में है? खर्चे के साथ या प्रोडक्शन के साथ? गेस करो भाई। एग्जांपल के लिए, जब पब्लिक खर्च करेगी, रिमेंबर हम खर्च करना चाहेंगे, हाउस होल्ड खर्च करना चाहेंगे, डिजायर टू एक्सपेंड, रिमेंबर ना, टेल मी, उसका उसी को क्या बोलते हो आप?
उसी को तो बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय समथिंग एट द अवेलेबल प्राइसेस। रिमेंबर रिमेंबर तो डिमांड का रिलेशन किससे है बेटा? खर्चे के साथ में। किसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर के साथ में। और सप्लाई का किससे है? कि प्रोडक्शन होगा तभी तो क्या होगी, जब सामान बनेगा तभी क्या होगा, सप्लाई होगी। तो सप्लाई का संबंध किसके साथ में बेटा? प्रोडक्शन के साथ में। तो वर्ड क्या बन गया कि अग्रीगेट डिमांड मतलब अग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अग्रीगेट सप्लाई मतलब अग्रीगेट प्रोडक्शन। रिमेंबर इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैं डिटेल देखो, अभी लिसन टू मी, सिर्फ बातें इनका मीनिंग बता रहा हूं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन में पहले कर चुका हूं, जहां हमने नेशनल इनकम के टॉपिक के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। वहां मैंने बात करी एडी होता क्या है, एडी में कौन कौन से आइटम आते हैं, सी प्लस आई प्लस जी, वो आइटम पढ़े हैं। एस क्या होता है हम पढ़ के आ चुके हैं, तो डिटेल में पढ़ना तो उन क्लास को देख लेना, लेकिन इसके अंदर मीनिंग बता रहा हूं खाली समझना, ताकि हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि जो हम पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास। तो वर्ड क्या है? अग्रीगेट क्या बोलते हैं? The word aggregate is known as sum total. Again the word is here. Sum total. तो बताओ क्या sum total of expenditure और sum total of production ही कहलाते हैं aggregate demand, aggregate supply? ऑब्वियस सर वही कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, सिंपल सी बात याद रखना, इकोनॉमी के अंदर जो टोटल खर्चा होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो जवाब दो, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जितना डिमांड किया गया, जितना डिमांड किया गया उतना ही अगर प्रोडक्शन हो जाए तो, गेस करो, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जितना डिमांड किया गया, जितना लोगों ने मांगा, इकोनॉमी के लोगों ने, दैट मींस हमारी बात कर रहा है, रेजिडेंट्स की बात कर रहा है, उतना ही अगर उनको बना के दे दिया जाए तो क्या उस कंडीशन को आप इक्विलिब्रियम कहोगे या नहीं कहोगे? हालांकि अभी 3 कंडीशन पढ़ेंगे हम आगे आगे, कि एडी ज्यादा हुआ तो क्या, एएस कम हुआ तो क्या, अभी बात नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलना, जो बता रहा हूं उसे अकॉर्डिंग चलना। हो सकता है आपको बेसिक पार्ट पढ़ा हो आपने, लेकिन ध्यान रखना स्टेप अगर भूला, चेन अगर छोड़ी तो पूरे कंटेंट में रहेगा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चन आएगा फिर। तो सोचो ध्यान से बात को रिप्लाई करो, क्या अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जितना खर्चा लोग करना चाहते हैं उतना ही सप्लाई हो जाए, क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर हुआ? तो ये तो कहानी किसके इक्विलिब्रियम की, एक बात और सुन लो काम की बात, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में मैक्रो वाले पार्ट में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए इक्विलिब्रियम और वहां मेंशन ना हो कि किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम सिंपली मींस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, वो इकोनॉमी की बात कर रहा होता है। तो क्वेश्चन इज अगेन हियर, जब आपसे पूछा गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लाइन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं, अभी सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूं, अभी बात करूंगा कि ये एडी क्या है, एएस कैसे इक्वल होगा, इसका ग्राफिकल पार्ट क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, हर चीज सिखाऊंगा। अब बात करते हैं, अब वर्ड आया बेटा, किसकी बात कर रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इनकम एंड आउटपुट, याद करो हमने अपनी पहली क्लास में कंटेंट सीखा था भाई, क्या सीखा था याद है? हमने जाना था कि एज पर केंजियन थ्योरी, मैं लिख रहा हूं यहां पे ताकि तुम्हारे रेफरेंस के लिए, एज पर केंजियन थ्योरी, अभी तो कंटेंट चालू होगा, अभी तो चैप्टर के बारे में बता रहा हूं, चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है हमको। एज पर केंजियन थ्योरी, केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ के आए हो सर? प्रोडक्शन, इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तो एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑब्वियस भैया, जितना प्रोडक्शन होगा उतना लोगों को काम मिलेगा, जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही क्या होगा, उतनी सर इनकम होगी, ऑब्वियस ना, जितना लोगों को काम मिलेगा उतना ही इनकम होगी, और जितना इनकम होगा उतना ही क्या होगा, खर्चा होगा। भाई जब पैसा जितना हो उतना खर्चा करोगे ना, ऑब्वियस सर, और जितना खर्चा होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये हमने सर्कुलर पार्ट सीखा था कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑल आर सेम। तो यहां तो दो ही नाम दिए हैं, यहां नाम दिया इनकम एंड आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या है? प्रोडक्शन। तो बताओ अगर ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन और इनकम दोनों का लेवल बताओ, तो आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है एम्प्लॉयमेंट बताओ। अगर मैं बताना चाहूं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी तो लाइन बन सकती थी, है ना? तो रट्टा मत मारना, सीख के पढ़ना, क्योंकि एक्चुअली दोनों के दोनों पार्ट इसी के हिस्से हैं। इन दोनों के प्लेस पर ये नाम भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केंजियन थ्योरी में, क्योंकि इन सब का लेवल ये ऑल आर इंटरकनेक्टेड, लेवल भी सेम रहता है। पहली बात क्लियर हुई। अब आया मेरा प्रश्न जिस पे क्वेश्चन है, जवाब दो। इसका नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि इकोनॉमी जहां पर इक्विलिब्रियम में होती है, प्लीज कानों को खोल के सुनना ढंग से, ध्यान से। क्या बोला? बोला भैया सिंपल सी बात, जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी उस पॉइंट के ऊपर जहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आपस में एक दूसरे के साथ लफड़ा करेंगे, मतलब आपस में दूसरे के साथ टकरार करेंगे, जहां पे मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, दैट पॉइंट, उस हिस्से को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम।
और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर जब हम अपने पास में ग्राफिकल पार्ट सीखते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर जब आप लोग नीचे लिखते हो ना आउटपुट, यहां लिखते हो आउटपुट, यहां लिखते हो इनकम, ग्राफ में लिखेंगे, हम आगे पढ़ाऊंगा, ग्राफ कराऊंगा, लिखते हो ना, यहां लिखते हो अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई। तो हम पढ़ेंगे इस बारे में कि अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल होगा, जहां पर इक्वल होगा, फोकस सामने, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में कर रहा हूं ग्राफ वाला पार्ट, जहां पर इक्वल होगा, ये पॉइंट तो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट के ऊपर जो सामने वाला इनकम या आउटपुट होगा, इसे कहा जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई? पूरी कहानी को अगर देखोगे तो क्या समझ में आई? समझ में ये आई कि सर इकोनॉमी जहां पर इक्विलिब्रियम में होती है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो इनकम का लेवल होगा और जो आउटपुट का लेवल होगा, वही कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। बोलो क्लियर हुआ? तो आपसे कोई क्वेश्चन आज पूछे, क्योंकि बच्चों को इस बात का क्लैरिटी नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने बेस पीछे चेंज छोड़ देते हैं, चेंज समझो ध्यान से। तो वर्ड क्या निकला? दैट इनकम, दैट लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट व्हिच इज एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। बोलो मीनिंग क्लियर हुआ? तो इसी के ऊपर कंप्लीट चैप्टर चलने वाला है, इसी के ऊपर, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन फिक्स है। आपसे एग्जाम में इसी इनकम और आउटपुट के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर चेंज की बात पूछते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। तो उसी को स्टार्ट करते हैं हमारे अपने कंसेप्ट के साथ में। पहले मैं शुरू करूंगा अग्रीगेट डिमांड, फिर करूंगा अग्रीगेट सप्लाई, और अग्रीगेट डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम पिक करने वाले हैं। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला, यहां से हेडिंग लिखो। अब अगर मैं राइट लाइन लिख रहा हूं, लिखो इक्विलिब्रियम लेवल। तो सबसे पहला वर्ड क्या आया, लिखना, नोट करते हैं। अब यहां से लिखना चालू करना। आप लिखो वर्ड क्या है बेटा, वर्ड है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। आप इसको नोट करना जो मैं लिखवा रहा हूं। अब से स्टार्ट करो, इनकम एंड आउटपुट। हालांकि सर आप जो मीनिंग फर्स्ट लिखा वो भी लिख सकते हैं, ये वाला मीनिंग भी। यू कैन ऑल्सो राइट दिस मीनिंग फॉर द सेक ऑफ कि इकोनॉमिक कब होती है, ये आंसर है उसका। आगे आओ, तो बताओ क्वेश्चन आया, हमने जाना इक्विलिब्रियम कब होगा। आपने लिखा सर व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। दिस इज द इक्वेशन जहां पर जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो भी किसका इक्विलिब्रियम, किसका है सर? ये है आपका इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। ओके ठीक है भैया। अब इसी को हम सेग्रीगेट करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन सीखते हैं। नॉर्मली जब किसी में कुछ कहा नहीं गया तो हम बोल रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। आप सीख चुके हो एडी में क्या क्या आइटम है, फोकस सामने। एडी क्या होता है? एडी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। बहुत सारे बच्चों को इस बुक में जब देखा होगा, बुक में खोल रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे, तो उनका माइंड घूम जा रहा होगा, सर क्या बात कर रहे हैं। जब शुरू में चैप्टर पढ़ाए गए थे, वहां पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स पढ़ाया गया, और इस चैप्टर में पहुंचते पहुंचते ओनली सी प्लस आई रह गया। तो इसका मतलब घबराने की थोड़ी है भैया, सोचने की बात थोड़ी है, नॉर्मल केस है कि अगर दो आइटम दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर चारों दिए जाते तो बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो इस आपके सिलेबस के पार्ट में टू सेक्टर इकोनॉमी कर रहे हैं, बात की गई है, समझ में क्या बोल रहा हूं। तो इन शॉर्ट इन चारों में से हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पहले दो आइटम्स की। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पहले दो आइटम की, और इसी को आज हम अपना स्टेप नंबर 1 बनाएंगे इस क्लास का। मतलब आपको ये पूरा इक्विलिब्रियम सीखने के लिए पहले सी जानना पड़ेगा, फिर आई जानना पड़ेगा, फिर आपको सी एस जाना पड़ेगा। क्योंकि अग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या लिखे हम, सी प्लस एस। क्या इसका रीजन पता क्यों लिखते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, देखो रीजन के बिना इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है मेरे भाई, समझना ध्यान से। रीजन है तो इकोनॉमिक्स है, रीजन नहीं पता तो कभी तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएंगे हमेशा। जवाब दो, अग्रीगेट डिमांड को मैं सी प्लस आई लिख दे रहा हूं और अग्रीगेट सप्लाई को सी प्लस एस लिख दे रहा हूं, क्यों 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 क्यों? रीजन दो मेरा इस बात का। सर आप ही बता दो, आप ही बता दो। बता दूं? अब सुनो, ये बात तो याद है ना, अब सुनना प्लीज, लाइन मिस मत करना जो बोल रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं पहले मैं। Why I'm talking about aggregate demand, that means sum total of expenditure in an economy during a period of 1 year। हम लिख चुके हैं इस बारे में। किसी इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना खर्चा होगा, that expenditure is known as aggregate demand। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो कौन थे? C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स था, चार आइटम थे, चार ही खर्चे तो होते हैं। अब बताओ यहां मैंने दो लिए, मतलब क्या? मैं बात कर रहा हूं ओनली और ओनली किसकी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। किसकी बात कर रहा हूं? एक में बात कर रहा हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस और नो? हाँ सर। और दूसरी में बात कर रहा हूं बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैंने अग्रीगेट डिमांड में दो आइटम लिए तो सोचने की बात नहीं है, सोचने की बात सिंपल सी है भैया कि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी गई। रिमेंबर, आगे 3 भी आएगी 4 भी आएगी। ओके, यहां सी प्लस एस क्यों लिखा, ये तो क्लियर हो गया।
कि खर्चे में 2 आइटम लिखे हम लोगों ने, और कि बाकी गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट लिख देंगे, जी आ जाएगा आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये एनएक्स लगा देंगे। बट यहां पर क्यों सी प्लस एस लिखा, आओ बताता हूं, सुनना, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बताता हूं। एक बात बताओ, अभी अभी जाना आप लोगों ने कि केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना सप्लाई होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, उतनी सप्लाई होती है। तो बताओ जितना सप्लाई होगा उतनी तो इनकम होगी, सोचो ना, जितना बनाया गया उसको बेचा गया उसके बराबर क्या होगी, उतनी तो इनकम होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई का सीधा संबंध किससे है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई का सीधा संबंध है प्रोडक्शन के साथ में, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतनी क्या होगी, बताओ, जितना प्रोडक्शन उतनी क्या होगी, उतनी तो इनकम होगी। तो इनकम को किस से करते हैं, वाई से, जितना प्रोडक्शन उतनी क्या होगी, इनकम होगी। कॉमन सेंस है ना भाई, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कितना होगा उतना क्या होगी, इनकम होगी। और बताओ अगर इनकम की नॉर्मल बात की जाए कि इनकम क्या होती है, इनकम या तो कंज्यूम होती है, सेव होती है। तो इनकम या क्या होती है, इनकम पैसा कमाते हो ना, तो या तो इनकम कंज्यूम होगी या क्या होगी, सेव होगी। तो सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेव, एस फॉर सेविंग, सी फॉर कंजम्पशन, ये तो हम पढ़ी चुके, यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन, और एस फॉर क्या है बेटा, सेविंग। इसीलिए इसीलिए जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, इसी को इस साइड में लिखता हूं पूरे पार्ट को, क्या बन जाती है, आप लिखते हो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एडी क्या लिखते हो, सी प्लस आई, और एस क्या लिखते हो, सी प्लस एस। तो सी सी कॉमन है, बच क्या गया सर, ये बच गया आई और एस। और आपके सिलेबस में एक अप्रोच आती है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, वो यहीं से निकल के आई है। इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच आपकी एडीएएस की ही कहानी है, मतलब आई इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और एस इज कॉल्ड सेविंग। तो ये सारी अप्रोच आपस में जुड़ी हुई हैं और आपको इनको वन बाय वन सबको सीखना है। लेकिन मैं अपनी क्लास में, अभी आज वाली क्लास में, हम अपने पूरी इक्वेशंस के अंदर, पूरी इक्विवेलेंट पार्ट में हमारा पहला पार्ट पिक करेंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन, कंजम्पशन। हम बात करेंगे कंजम्पशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो आज का क्लास का कंटेंट हमारे इसी क्लास से निकलेगा। अभी चेक करना, पहले कंजम्पशन उठाएंगे, फिर सेविंग उठाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट उठाएंगे, वन बाय वन जितने आइटम लिखे हैं इन सारे पार्ट का हम लिखने वाले। और आपके सिलेबस की, आपका सिलेबस भी यहीं से शुरू होता है, कंजम्पशन के पार्ट से। चालू करें, ओके आइए बात करते हैं। तो मैं पिक कर रहा हूं बेटा कंजम्पशन वाला हिस्सा। तो ये याद रहेगा कि अगर आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन कौन सी है सर, एडी इज इक्वल टू एएस एंड दैट इज सी प्लस आई, आई इज इक्वल टू आई प्लस एस। उसी को पढ़ेंगे डिटेल में, आई और सेविंग। तो एडी एएस अप्रोच पूछता है आपसे क्वेश्चन के अंदर, या आपसे इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच पूछी जाती है। ये दो ही अप्रोच हैं और इन दोनों में से एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन याद रखना। चले आओ बात करते हैं। तो लीजिए चेक करो स्टेप बाय स्टेप। हमने पहले डिस्कशन किया, फिर हमने आगे बढ़ा, अभी हमने ग्राफिकल पार्ट पे नहीं आए, फिर मैंने अलजेब्रिक को बताया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आई एम स्पीकिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आंसर क्या है, कंजम्पशन बताओ। तो लीजिए गाइस, हम हेडिंग चालू कर रहे हैं कंजम्पशन की, एक एक करके उठाते रहेंगे। कंजम्पशन उठाऊंगा, इन्वेस्टमेंट पिक करूंगा, सेविंग पिक करूंगा, और जब हमारा पूरा कंटेंट, इसकी थ्योरी, इसके अलजेब्रिक और ग्राफ पूरा हो जाएगा, तब हम करेंगे कंबाइंड आंसर। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। आओ बात करते हैं, जवाब दो। कंजम्पशन बोले तो क्या, अगर मैं कह रहा हूं कंजम्पशन मतलब क्या होता है, सर कंजम्पशन मतलब क्या है बताना मुझे। तो बता कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, कंजम्पशन मतलब क्या है। कंजम्पशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ है ना, यही आंसर है। कंजम्पशन एक प्रोसेस है गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने का, सिंपल सी बात ना भाई, हाँ सर। अब मैं यहां पे एक वर्ड ऐड ऑन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अक्सर आप लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये फंक्शन वर्ड सुने होंगे। फंक्शन का मतलब क्या है, द वर्ड फंक्शन सिंपली मींस, समझना, द फंक्शन सिंपली मींस द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा कि कैसे काम करता है। तो आंसर क्या है, सुनना ध्यान से, बात को सुनना प्लीज, सामने लिखना चालू करो। यहां से ये टॉपिक क्या है हमारा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन पे एपीसी एमपीसी पे क्वेश्चन आता है, आओ दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो लिखो बेटा, नोट करते हैं, लिखो। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप एक का होता है कि दो का होता है, कम से कम तो रिलेशन की बात आई है तो दो की बात तो होगी। मतलब इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द कंजम्पशन, बिटवीन द कंजम्पशन एंड, बताना मुझे एक बात बताना, हम लोगों का कंजम्पशन कौन से आइटम पे डिपेंड करता है। हम ज्यादा कंजम्पशन करें, हम कम करें, ये किस पे डिपेंड करता है,
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली हमारे कंजम्पशन को इफेक्ट करता है? दिल पे हाथ रखो, आंसर आएगा, इनकम 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 इनकम। आया आंसर? तो वर्ड क्या निकला? बोला भैया सिंपल सी बात, कंजम्पशन और इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप ही कहलाता है कंजम्पशन फंक्शन। सर और डीप में बताओ, समझ में और क्लैरिटी लेके ले आने के लिए। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, बताना मुझे, जवाब दो बेटा। अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है, अगर आज मैं हमारी बात करूं, आपकी बात करूं, अभी हम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम पापा की जो पैसे आते हैं उन पे डिपेंडेंट है, सैलरी पे डिपेंडेंट है, खर्चे पे डिपेंडेंट है। बट जिस दिन तुम कमाना स्टार्ट करोगे, दैट मींस तुम्हारी इनकम लेवल बढ़ेगी। उस दिन क्या जितना तुम आज कंज्यूम करते हो उतना ही करोगे? टेल मी, सोचो, क्या जितना तुम आज कंज्यूम कर रहे हो उतना ही कंज्यूम करोगे? नहीं सर, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम के बढ़ने पर क्या होता है? सर इनकम के बढ़ने पर क्या होता है? इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। और इनकम गिर गई तो जितना तुम्हें आज मिल रहा है वो भी ना मिले तो सर हमारा सिंपल सी बात, कंजम्पशन भी गिर जाएगा। तो चेक करो, देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है और एक के गिरने पे दूसरा गिर रहा है। दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क लेटर ऑन, आपसे कभी बाद में कोई पूछेगा कि बता भाई व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो यू आर ऑलवेज, आपको सिर्फ लाइन नहीं बोलनी होती, आपको आंसर लिखना होता है। तो आपकी फर्स्ट लाइन तो होगी फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन का मतलब है कैसे काम करेगा, तो काम कैसे करता है? इनकम के इंक्रीज होने पर कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है और इनकम के गिरने पर कंजम्पशन भी गिर जाता है। दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप। आई कैन यूज द वर्ड, देयर इज अ पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के गिरने पर दूसरा गिर जाएगा, इसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा। अब आते हैं अलजेब्रिक पार्ट के ऊपर। देखो इकोनॉमिक्स में ना हर टॉपिक के फेजेस होते हैं। फेज क्या है कि जब भी कोई थ्योरी पढ़ोगे तो उसकी अलजेब्रिक इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशन होगी तो ग्राफिकल बनेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? जैसे चेन, हमेशा चेन चलेगी हमारे पास में। तो पहले हमने लिखा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, तो बताना अगर मुझे इसी कंजम्पशन फंक्शन को एक अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन देनी होती, रट्टा मारना बंसी को ध्यान से, अगर मुझे इसी को अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन देनी होती, मुझे इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता, तो कैसे लिखता? बच्चे रट्टा मारते हैं, ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो बताओ, टेल मी। इफ आई एम गोइंग टू राइट कंजम्पशन फंक्शन इन इक्वेशन टर्म, तो कंजम्पशन फंक्शन, तो सी इज कॉल्ड क्या है? कंजम्पशन। तो इसका मतलब होता है बेटा कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप। तो कैसे लिखते हो? कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, बट इनकम क्या, कैसे लिखते हो? तो आंसर आता है वाई यू टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग लिख रहे हो, क्या लिखूंगा? सी इज इक्वल टू एफ इंटू वाई। तो एफ का मतलब क्या है? एफ हेयर मींस फंक्शनल रिलेशनशिप, कि इनकम में चेंज करोगे तो कंजम्पशन बदलेगा, इनकम में चेंज करोगे कंजम्पशन बदलेगा। द एफ इज सिंपली, लिसन टू मी, समझ लो, कोई नहीं बताएगा ये बात तुम्हें, कहीं बुक में लिखी नहीं मिलेगी बात तुमको। क्या बोल रहा हूं सुनना, इस इक्वेशन को भी पढ़ा ऐसे जाता है बेटा कि y अगर इनकम है, अगर y इज इनकम और c इज कंजम्पशन, सीख लो, पढ़ना सिखा रहा हूं कैसे पढ़ते हैं इक्वेशंस को। C इज कंजम्पशन, Y इज इनकम, तो F का मीनिंग क्या हुआ बेटा? F का मतलब होता है रेस्पॉन्सिवनेस। चाहे मैं इसको फंक्शनल रिलेशनशिप बोलूं या बोलूं रेस्पॉन्सिवनेस, और रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दैट मींस जिसके साथ में F वर्ड लगा दिया गया, उसका मतलब होता है कि किससे लगा F वर्ड, कहां पे F वर्ड है? Y के साथ में, तो बोलेंगे Y में इंक्रीज डिक्रीज होने पर, Y में इंक्रीज डिक्रीज होने पर इसमें कितना चेंज आएगा, इसको इंक्रीज डिक्रीज करने पर इसमें कितना चेंज आएगा, सामने में चेंज आएगा। इसी को पढ़ते हैं इक्वेशन का तरीका, पढ़ने का तरीका। तो जब भी आप पढ़ते हो कहीं डेल्टा मिल जाएगा, कहीं पे सिग्मा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इक्वेशन याद नहीं हो रही, बड़ा इजी होता है। दो सिंबल्स जिनको नाम नहीं दिया गया वो सिर्फ इसलिए होता है कि इसमें चेंज आया ड्यू टू किसमें, इसकी वजह से। समझ में आ गया? तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, ये मीनिंग क्लियर हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इक्वेशन आई, कंजम्पशन की बात करेंगे। ये तो मैंने लिखा कंजम्पशन फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं कि ये बात तो क्लियर होगी, इससे कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ में, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आऊंगा सी की इक्वेशन के ऊपर, अलजेब्रिक पार्ट के ऊपर। चलूं बोलो 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 बोलो, डन करें, चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। तो लीजिए भाई इसी कंजम्पशन की सीखते हैं इक्वेशन। तो जब बात आई कंजम्पशन की, चेक करना मैं कहां पे सिर्फ कंजम्पशन लिख रहा हूं और कहां पे कंजम्पशन फंक्शन लिख रहा हूं, चेक करना।
मैं यहां पे सिर्फ कंजम्पशन वर्ड यूज कर रहा हूं, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं इसको मैं। तो कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हो? चेन चेक करिए आप लोगों ने, चेन यहां से चालू हो रही है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जानना है तो आपको सी प्लस आई जानना पड़ेगा। तो सी कितने टाइप का होता क्या है रिमेंबर, और एपीसी के एमपीसी के वो जानना पड़ेगा। तो वो तब पता चलेगा जब सी के बारे में पूरा पढ़ लोगे। दिखाओ, आओ बताता हूं। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। कैसे करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन? हमने तो थ्योरी पढ़ी है खाली, ऐसा नो, आओ पढ़ाता हूं, सुनो। तो वर्ड समझना, कंजम्पशन को अलजेब्रिक पार्ट में डिफाइन करना है। कंजम्पशन इज टर्म्ड एज सी, ठीक है? तो कंजम्पशन की इक्वेशन क्या दी गई? कंजम्पशन की इक्वेशन क्या दी गई पता है? विद प्रूफ बताऊंगा क्यों ऐसा दिया गया। फोकस सामने, क्या दिया गया? कंजम्पशन इज इक्वल टू दिया गया कांस्टेंट कंजम्पशन, द डैश इज टर्म्ड एज कांस्टेंट। प्लीज लाइनें जो बोलूंगा उसे मिस मत करना बेटा, उसके बाद गारंटी भूलोगे नहीं कभी। तो C इज कॉल, कंजम्पशन क्या होता है? कांस्टेंट कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। बच्चा बोलते हैं रट्टा मार लेते हैं इसको, क्यों मारू रट्टा? मैं सिखाऊंगा इस बात को आपको, और सीख के पढ़ना आप लोगों को, प्रैक्टिकल समझते हैं। आज मुझे बताओ, अगर आज हमारे पास में इनकम ना हो, आज मैं कमाई ना करूं तो क्या भूखा मर जाऊंगा? बेसिक क्वेश्चन मेरा, पता ना, सोच के देखो। अगर आज मैं कमाई ना करूं, आज इस महीने में कमाई ना आए, तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा सर। क्यों नहीं मरूंगा? सर आपके पास कुछ तो सेविंग रखी होंगी, आप उस सेविंग को यूज कर लो और आज भूखा मत मरो, खाना खा लो। रिमेंबर, मतलब भूखा तो नहीं मरने वाले। चाहे इनकम जीरो हो जाए, तुम भूखा नहीं मरने वाले। तो बेटा जो तुम कंजम्पशन कर रहे हो कौन सा है फिर? सोचो, अगर तुम भूखा नहीं मरने वाले, इवन योर इनकम इज जीरो, लिसन टू मी, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी इनकम जीरो भी हो जाए तब भी तुम भूखा नहीं मरने वाले, उसको बोलते हैं बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस, या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कंजम्पशन। पूरा पार्ट सिखाऊंगा, सीख लो, हर चीज सिखा दूंगा बेटा, गारंटी है। बस चेन मत तोड़ना, डायरेक्टली मत भागना आगे, जंप करके भागेंगे, जंप मत करना, जंप जहां की वहां बिगड़ गया मामला तुम्हारा। तो जिसे वो लेवल जहां पर इनकम जीरो भी है और तब भी खर्च कर पा रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, नंबर वन। दूसरा आता है, जब हम बोलते हैं कि सर क्या कंजम्पशन ऑटोनोमस ही होता है हमेशा? नहीं सर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज आप कंजम्पशन करते हो, भाई गुड सर्विस कंज्यूम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। पापा कमाई करते हैं, पापा कुछ पैसा लाते हैं, उसमें से हमारे घर का खर्चा निकलता है, हमारी पॉकेट मनी निकलती है, पॉकेट मनी। माय क्वेश्चन इज स्ट्रेट टू यू गाइस, लेकिन जिस दिन तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, कि तब भी तुम इतना खर्चा करोगे? सोचो, जिस दिन तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तब भी तुम इतना खर्चा करोगे? नहीं 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 सर, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, नए नए आइटम परचेज करोगे, है ना? मैं अपने पसंद की गाड़ी लूंगा, है ना? मैं अपनी वॉच पे अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगा, कपड़े ब्रांडेड पे जाऊंगा, टॉप ब्रांड पे जाऊंगा। व्हाट इज दिस? दैट मींस ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ योर्स, दैट मींस कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर उसका कंजम्पशन चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर कंजम्पशन व्हिच चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इनकम, उसे बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो मतलब क्या है, यहां जो बी इंटू वाई लिखा, मतलब वाई का मतलब, वाई मतलब इनकम, बी इज एमपीसी, तो इसे बोलते हैं द कंप्लीट पार्ट। ये पूरा पार्ट कहलाता है मेरे लाल, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। तुम्हारे चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है व्हाट इज ऑटोनोमस, व्हाट इज इंड्यूस्ड। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या है? वो कंजम्पशन जो कि इनकम के जीरो होने के बाद भी होता है, और वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंडेंट है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो क्या मैं इस लाइन को यहां पे लिख दूं थ्योरी पार्ट के अंदर, अलग से लिख दूं? लिख लो। तो व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, बताना। व्हाट इज, अभी मैं टेबल दिखाऊंगा आप लोगों को, फोकस सामने। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जितने पार्ट बन सकते हैं सब कवर करेंगे। व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो क्या मैं लिख दूं दैट कंजम्पशन व्हिच इज इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, इनकम जीरो हो जाए तब भी कंजम्पशन हो रहा है आउट ऑफ पास्ट सेविंग, दैट इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। बोलो यस और नो, याद रहेगी बात? तो लिख दूं? आओ लिख लेते हैं। तो क्या बोलूं इसको? लिखो कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इनकम कुछ नहीं है तब भी भूखे नहीं मर रहे हम, तो दैट कंजम्पशन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। या इसी को बोलते हैं, लिखने का तरीका, सेकंड तरीका कौन सा लिखूं? सेकंड तरीका है व्हिच इज इंडिपेंडेंट, या व्हिच इज इंडिपेंडेंट, व्हिच इज दैट कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम।
वो खर्चा जो इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों में से कोई भी लाइन आप लोग लिख सकते हो, ये लिख लो, ये लिख लो, मतलब सेम है दोनों का। जीरो लेवल इनकम होने पे भी खर्चा कर रहे हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा क्या बोला, जो डिपेंड नहीं करता इनकम पर, इनकम हो या ना हो खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। खुद गेस कर लो, आज तुम कमा रहे हो क्या? नहीं सर। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, ऑब्वियस हम भी बच्चे थे, हमें कहां से पैसा मिलता रहा भैया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इतना ही मिलता रहा, मांगना पड़ता रहा, बहाने मारना पड़ते थे, कुछ पैसा यहां से बनाया, कुछ पैसा वहां से बनाया, तब पैसे बनते थे। तो सोचो, वो तो कॉमन चीज है। तो द कंजम्पशन which we are doing today is our autonomous consumption. Even our income is zero, we are still consuming the goods and services, and that consumption is autonomous consumption. But later on, जब हम कमाना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा? That will be termed as induced consumption. तो क्या बोलेंगे induced का मतलब, क्या मीनिंग? सर कौन सा बोलूं? लिख लो, which is dependent, जो डिपेंड करता है, which is dependent of level of income, dependent on level of income, on level of income, इनकम के लेवल पे जो कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है उसे कहते हैं मेरे लाल इंड्यूस कंजम्पशन। मतलब जिसकी हमने बात कंजम्पशन फंक्शन में की, दिखाऊं? जो हम बात कर रहे थे ना कि इनकम के इंक्रीज होने पर जो बढ़ रहा है, इनकम के गिरने पर, वो कौन सा है? कंजम्पशन फंक्शन में जिस कंजम्पशन की बात की जा रही है बेटा, दैट इज इंड्यूस कंजम्पशन, दैट इज नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन। लाइन नंबर 1 बोलो, कनेक्ट हुआ? समझ में आया कि दो टाइप के होते हैं, इसलिए इक्वेशन में भी दो पार्ट बटे होते हैं। तो वर्ड क्या है हमारा? टोटल कंजम्पशन कौन सा? कांस्टेंट वाला, प्लस में जो चेंज हो रहा है वो सब मिलके बनता है हमारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी इज टर्म्ड एज, क्या बोलूंगा इसको? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं मैं। इट इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई हाउस होल्ड कितना खर्चा करेगा, क्योंकि बात हाउस होल्ड की हो रही है, पढ़ चुके हो, एडी में पढ़ा चुका हूं मैं कि सी इज टर्म्ड एज consumption expenditure. That means simply means the expenditure made by the household on goods or consumption of goods and services from its personal disposable income. ये बात मैंने आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में सिखा दी थी, एडी में, सी प्लस आई प्लस जी वाले पार्ट में, ठीक है? अभी थ्योरी लिखी मैंने, ठीक है, इक्वेशन भी लिख दी, खत्म हो इक्वेशन? नहीं, चल रही इक्वेशन, दिखाता हूं, फोकस सामने। लेट मी शो यू द वर्ड, लिसन टू मी। यहां पर जो ये बी है ना, बी, इस बी को डिनोट किया गया एमपीसी से। बोला ये एमपीसी, अब मुद्दा है आगे आपके मन प्रश्न है एमपीसी होता क्या? अभी बात नहीं करो एमपीसी की, अभी सिर्फ याद रखो ये पूरा पार्ट क्या है इंड्यूस, ये पार्ट क्या है कांस्टेंट, दोनों मिलके बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब एक चीज दिखाता हूं सामने, फोकस यहां तक क्लियर है गाइस? ये पार्ट तक क्लियर है? अब मैं इस पूरे पार्ट को शिफ्ट कर रहा हूं टेबल वाले पार्ट में, जो हमने बातें की वो टेबल में शिफ्ट कर रहा हूं। आपसे बोला गया कि कंजम्पशन शेड्यूल बनाओ, लेट्स सपोज पूछा गया एक कंजम्पशन का ना एक टेबल बना दो, टेबल में कि कंजम्पशन शेड्यूल कैसे बनता है, कैसे बनता है? आओ दिखाता हूं। तो बताओ, तुम बताना, मैं नहीं बता रहा भैया, मैं तो पूछूं आप लोगों से। ये तक क्लियर है? समझ में आ गया? दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों मिलके सी बनता है, ओके है ना? अब बताओ कंजम्पशन शेड्यूल का मतलब क्या है? मतलब टेबल बनेगी। अब टेबल में क्या क्या आइटम लिखूं, बताना मुझे, बताओ। कंजम्पशन का सीधा संबंध किसके साथ में होता है? इनकम के साथ। सर इनकम के साथ, तो बताओ अगर किसी टेबल में इनकम लिखूं, कंजम्पशन लिखूं, बन गया कंजम्पशन शेड्यूल? बन गया सर। तो इनकम क्या होती है? इनकम जीरो हो सकती है, तुम्हारी है, हमारी है, इनकम पैसा नहीं है हमारे पास। जीरो, 10, 20, लिसन टू मी, सुनना, 0, 10, 20, 30, एग्जाम्पल इतना लेता हूं, ठीक है? बताओ, और ले लूं 40। अब बताओ क्या इनकम जीरो होने पर कभी खर्चा जीरो होता है क्या? जीरो करते हो कि हाँ जब तक नहीं कमाएंगे भूखे मरेंगे, रोड पे घूमेंगे, ऐसा नहीं सर, खर्चा तो करेंगे। मतलब एग्जांपल मुझे बताओ, अगर कंजम्पशन इनकम जीरो भी थी तब भी हम खा पा रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल 20। भाई खर्च कर पा रहे हो ना गाइस, वही कंजम्पशन कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। टेबल के फॉर्म में, टेबल के अंदर क्या करोगे, जो पार्ट आप इनकम के जीरो होने पर भी कंजम्पशन शो कर रहे हो उसे कहते हैं बेटा ऑटोनोमस या कांस्टेंट कंजम्पशन लेवल। ऑटो मतलब अपने आप हो रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन या कांस्टेंट कंजम्पशन, इसी को बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब बताओ एक क्वेश्चन मेरा और आता है यहां से, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यहीं से कनेक्टेड है हमारे पास में। एक वर्ड आया कि कंजम्पशन किया कहां से? याद करो बेटा, कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर लोगों के पास काम नहीं था, खाली बैठे घर में, तब भी वो खाना तो खा रहे थे ना, बताओ, तब भी खाना तो खा रहे थे, कहां से आया पैसा? सेविंग को यूज कर रहे थे, सेविंग को, है ना, पेट काट काट के चीट चीट के खिला, ऐसा है नहीं, सेविंग यूज किया तुम लोगों ने। तो व्हाट इज दिस? मतलब अगर आप इनकम नहीं है, खर्चा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो क्या? नहीं सर। क्या कर रहे हैं सर? इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी सेविंग जितने का कंजम्पशन है
उतने की -20 क्या करूंगा, सेविंग। आपने अपनी सेविंग्स को यूज किया, दैट इज द रीजन आप कंजम्पशन कर पाए। इसीलिए जब चैप्टर आएगा ना सेविंग पढ़ाऊंगा इसके बाद, कंजम्पशन के बाद में, तो हम बात करेंगे व्हाट इज ऑटोनोमस सेविंग। और वहां पे चेक करना, जब सेविंग लिखते हैं ना, एस इज इक्वल टू माइनस एस लिखते हैं हम ऐसे करके, समझ रहे हो? माइनस क्यों लिखते हैं? नेगेटिव सेविंग होती है। तो वो ऑटोनोमस सेविंग का मतलब क्या गाइस? सर, जो कि इनकम के जीरो होने पर जो आपने कंजम्पशन किया, ड्यू टू द ऑटोनोमस कंजम्पशन योर सेविंग इज नेगेटिव। सेविंग इज नेगेटिव, जितना वो होगा उतना आइटम वो होता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे आगे इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं कंजम्पशन की बात कर लेता हूं। ठीक है, अब बताओ, इनकम बढ़ना शुरू हुई, तुमने कमाना, अपने पे लेके चलो, रट्टा मत मारो, सीख के पढ़ो। आज तुम्हारी इनकम नहीं है, बट जिस दिन कमाना शुरू करोगे, जिस दिन हम कमाना शुरू करेंगे, जवाब दो, क्या कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्या था? यही तो था। इनकम या तो कंज्यूम हो गया, सेव होगी, पूरा कंज्यूम कर लिया, सेविंग इज जीरो, कुछ कंज्यूम किया, बाकी सेविंग का पार्ट। इक्वेशन यहां से बनती है, लिखते हैं ना कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। कहां से बना? वो यहीं से बना है, देखो ध्यान से। तो क्या हुआ, इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन क्या होता है बेटा? टेल मी, तुम बताओ। इनकम के जीरो होने पर कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बट इनकम के चेंज होने पर, चेंज इज कॉल्ड एमपीसी। द एमपीसी सिंपली मीन चेंज। एम इज मार्जिनल प्रोपेलिटी टू कंज्यूम। अभी आएगा टॉपिक, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। बताओ मुझे, जीरो है तब भी कंजम्पशन है, तो इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन क्या होगा? बताओ एग्जांपल, मैंने बोला 25, 30, 35, 40। अब बच्चे करेंगे ना, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, ऐसे करोगे? गलत, पढ़ने का तरीका गलत कर लोगे। आओ दिखाता हूं, चेक करना, फोकस सामने गाइस। गाइस सुनना, फोकस सामने बेटे। कंजम्पशन 20 पहले से था जब इनकम जीरो थी, बट चेक करो इनकम में चेंज कितना आया। फोकस सामने गाइस, पूरा फोकस सामने, ये एमपीसी है, ध्यान रखना, बोल रहा हूं अभी मैं। इनकम में चेंज कितना है? इनकम में चेंज आया सर 10, डेल्टा इनकम कितना है? 10। बट कंजम्पशन में कितना चेंज आया? ओनली 5। 20 से 25 कितना हुआ? 5। तो बाकी का 5 कहां गया? सेविंग, पॉजिटिव हो गई मेरे लाल। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो ये तो एमपीसी कंटेंट आएगा, वो सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी बात सुन लो ध्यान से कि इनकम के इंक्रीज होने पर कंजम्पशन देखो बढ़ रहा है। ये 10, 20, 30, 40 हुई, तो ये 25, 30, 35, 40 तक पहुंच गया। तो याद रखना, दैट लेवल, अभी ये बात बता करूंगा, दैट लेवल कौन सा? दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का वो लेवल जो इनकम के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो गया, उसको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और ये टेबल में ऐसे दिखाया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? मतलब जहां से इनकम बढ़ना चालू हुई, कंजम्पशन भी बढ़ना चालू हुआ, उसे बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। टेबल में ऐसे दिखाते हैं, इक्वेशन में ऐसे दिखाते हैं, और लाइन में ऐसे लिखते हैं। बोलो क्लियर हुआ? ओके, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड। बोलो समझ में आया? तो दो पार्ट है, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन किसे कहते हैं, और एक हमारे पास इंड्यूस कंजम्पशन किसे कहा जाता है। बोलो क्लियर रहेगा? अब इसी के ऊपर कंटेंट आएगा, एमपीसी क्या और एपीसी क्या है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होने वाला है, ये क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई डाउट? इसको नोट करना है, नोट कर लो, नोट तो काम करना है, एग्जाम में लिखना होता है इसको। इफ यू आर गोइंग टू राइट टेबल बना दोगे, इक्वेशन लिख दोगे, थ्योरी लिख दोगे, हो गया काम तुम्हारा बेटा, नंबर मिल गए तुमको, ध्यान रखना। अब इस पे ग्राफ भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, आओ बात करते हैं, चले आगे। अभी ग्राफिकल नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अभी बात आएगी हमारे पास में, लिसन टू मी गाइस, समझना। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एवरेज क्या है और मार्जिनल क्या है, इक्वेशन कौन सी बनती है, कर्व कैसा बनता है, आपकी कंजम्पशन कर्व की शेप कैसी बनाओगे, यहां इनकम लिखी है, यहां कंजम्पशन लिखा है, तो शेप कैसी बनेगी। अगर मैंने इनकम लिख दिया यहां पर और यहां लिख दिया कंजम्पशन, तो ये ग्राफिकल पार्ट में इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूं, कोई रीजन इज मुझे इसको कनेक्ट करना है आपके एपीसी के साथ में और एमपीसी के साथ में, ताकि तभी आपको इनकी थ्योरी भी क्लियर है, आप उनकी थ्योरी भी कर पाओ, आप इनकी अलजेब्रिक मतलब आपकी इक्वेशन भी कर पाओ, अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन भी कर पाओ, और इनका ग्राफ भी आपको बनाना आता हो, और इससे एग्जाम में आपके पास आता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं ना कॉमन चीज, भाई इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा। कितना होता है? कंजम्पशन जीरो होता है, कभी जीरो नहीं होता कंजम्पशन। तो इक्वेशन कैसे बनती है? लाइक दिस, ये बन गया कंजम्पशन इक्वेशन किसका? इनकम का। करो हमारे पास में, तो ये अभी नहीं करना आप लोगों ने, आपने से यहां तक पढ़ना है। इससे अपकमिंग पार्ट मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाना गाओ जाओ, कौन सा? बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय।